हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने दुष्यंत कुमार जी के बारे में जाना था कि दुष्यंत कुमार जी ने जो गज़लें लिखी वो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितनी अहम थी। यानी उनके जो विषय हुआ करते थे वो हमारे समाज से, राजनीति से, संविधान से संबंधित थे। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई गज़ल की व्याख्या हम यहाँ देखेंगे। तो देखो बेटा, पहली दो पंक्तियाँ कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो बच्चों, जब आप ये वीडियो देखें तो अपने साथ पेंसिल रखें ताकि कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में अलग से लिख सकें। तो तय मतलब होता है निश्चित होना। चिरागा वैसे तो बच्चों दीपक के लिए कहते हैं, लेकिन अगर इसका अर्थ देखें तो सुख सुविधा रूपी दीपक की यहाँ पर बात की जा रही है। चिराग यानी विकास की, लोगों की सुख सुविधाओं की बात हो रही है। मैसर यानी उपलब्ध होना। तो ये जब बात है ये हमारी स्वतंत्रता के समय की है। उस समय के जब चुनाव थे, बड़े बड़े नेता थे या प्रशासनिक अधिकारी थे, वो लोग क्या कहा करते, उन लोगों ने क्या कहा कि हम अगर राजनीति में आते हैं, शासन में आते हैं, तो हम लोगों के लिए हर घर में या प्रत्येक व्यक्ति की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो उन्हें हम प्रदान करेंगे। ये उन्होंने पहले से ही लोगों को निश्चय करवा दिया था, या लोगों को पहले से ही उन्होंने बोला कि हाँ, हम प्रत्येक व्यक्ति की सुख सुविधाओं की उन्हें उपलब्धि करवाएंगे। लेकिन जैसे ही वो शासन में आए, या उनका जो कुशासन था, जो लोगों के भले के लिए नहीं था, तो प्रत्येक व्यक्ति यानी जो शासन में है वो क्या है, अपना ही घर भरने में लग गए थे। उन्हें जनता से, लोगों की सुख सुविधाओं से कोई भी मतलब नहीं था। इससे आगे वाली दो पंक्तियां हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो यहाँ पर बेटा जो दरख्त शब्द है वो, हम अगर दरख्त शब्द देखें तो हम लोग कहते हैं पुराने बड़े पेड़ को, साए में यानी उसकी छाया में। तो इस पंक्ति में देखो कि अगर बड़ा सारा घेरदार हरा भरा कोई पेड़ है, उसके नीचे जाके अब हम खड़े होते हैं तो हमें उसकी छाया का एहसास होता है, तो उस छाया के बीच में धूप का एहसास कैसे हो सकता है। तो इस पंक्ति में दोनों विरोधी बातें कही गई है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए यानी हमेशा के लिए। तो ये दो पंक्तियाँ हैं जो दुष्यंत कुमार जी ने लोगों के लिए कही है कि जब लोग ऐसे नेता से, अधिकारी के अधीन रहते हैं जो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते, कि हाँ, पहले तो उन्हें कहा गया था कि अगर हम राजनीति में आते हैं, हम शासन में आते हैं तो हम लोगों के भले के लिए कार्य करेंगे। और जब लोगों को ये एहसास होता है कि हमारी सुख सुविधा का, हमारी अच्छाई भलाई का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, यहाँ से कहीं पलायन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्या है, वो उन नेताओं का, उस शासन का विरोध तो नहीं कर पाते और ना ही उनके सामने क्या है, अपनी आवाज़ को अपने हक के लिए खड़ी कर पाते हैं, तो वो लोग वहाँ से पलायन करना ही उचित समझते हैं। तो यहाँ पर उस समय की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है और यहाँ पर प्रतीकार्थ अर्थ निकलता है। तो आगे वाली दो पंक्तियाँ कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। पाँवों से पेट ढक लेना मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि लोग अपने ज़रूरतों के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते, अपने हक के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते। उनके पास जितनी सी सुविधाएं हैं वो उसी में ही अपना गुजारा, अपने जीवन का वहन करते हैं। पाँव से पेट ढक लेंगे में भी जो पै वर्ण है वो एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर बच्चों अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी भारत के लोगों के भाग्यवादी होने का दिखाते हैं कि लोग अपने भाग्य पर निर्भर करते हैं कि हाँ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया तो वो ही अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। वही लोग क्या करते हैं, संघर्ष नहीं करते, अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये दो पंक्तियाँ लिखी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जितनी भी सुख सुविधा है, जितनी भी उनकी कमियां हैं,
उसी में ही अपने जीवन का वहन करते हैं, उसी में ही अपने जीवन को जीते हैं। वो लोग क्या है, इससे अधिक अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बनाने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसे लोग कितने मुनासिब होना यानी उचित होते हैं, किसके लिए? यात्रा के लिए। तो जो उस समय के शासक लोग होते हैं उनके लिए ऐसे लोग ही उचित होते हैं जो उनकी व्यवस्था के बारे में कुछ भी आवाज़ नहीं उठाते कि हाँ जो है ठीक है, हमारे भाग्य में यही लिखा है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं यानी यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि अगर हम किसी एक परम शक्ति को, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी ने ख्वाब बनना यानी एक सपना देखना, एक कल्पना करना कि आदमी ने एक सपना बना, आदमी का एक सपना है या आदमी की एक कल्पना है कि हाँ कोई एक शक्ति ऐसी है जिसे हम क्या है ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तो वो क्या है इस संसार को चलाने का कार्य करती है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कोई हसीन नज़ारा होना यानी दृश्य तो है, किसके लिए? हमारी नज़र के लिए यानी हमारी दृष्टि के लिए कोई एक ऐसा सुंदर सपना, एक ऐसी सुंदर कल्पना तो है जिसके सहारे ये लोग ये सोच के बैठते हैं कि हाँ ऐसी शक्ति क्या करेगी, पाप पुण्य का लेखा जोखा करने का कार्य करेगी। आगे की 2 पंक्तियाँ, वे मुतमईन हैं। मुतमईन होना यानी विश्वास के साथ, इत्मीनान के साथ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी जो अब की व्यवस्था है, जो शासन है वो बदल नहीं सकता। लोगों ने अपने मन में ये धारणा बना ली है कि हम इस शासन व्यवस्था को नहीं बदल सकते, हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर कवि आगे की 2 पंक्ति, एक पंक्ति में कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ यानी मैं बेचैन हूँ, किसके लिए? आवाज़ में असर के लिए, कि इस शोषण के विरुद्ध कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, अपनी आवाज़ को उठाएगा और दूसरे लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो लोगों का विश्वास है कि हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते, तो उन लोगों पर क्या है, कवि ये चाहते हैं कि उनमें से चाहे कोई एक ही व्यक्ति हो जो अपनी आवाज़ बुलंद करे, किसके लिए? उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर अपने हक की लड़ाई वो लड़ सके। 13 निज़ाम है। निज़ाम होना, राज होना, शासन होना। सिल दे जुबान, जुबान यानी आवाज़, शायर की यानी ऐसा कवि जो किसके विरुद्ध में, शासन के विरुद्ध में जाकर कोई बात कहता है या अपनी आवाज़ उठाता है, तो हाँ ऐसा कर सकता है क्योंकि वो तो वहाँ का राजा है, शासक है, प्रशासक है। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लिखता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो यहाँ के राजा के पास, शासक के पास इतनी पावर तो है कि वो मेरी आवाज़ को दबा सकता है। ये एहतियात ज़रूरी है, एहतियात यानी सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर किसको कहते हैं? ऐसी कविता या शायरी जो कि जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी कविता लिखना, ऐसा छंद बनाना जो नियमों में बंधा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये सावधानी हमें रखनी पड़ती है जब हम कविता बनाते हैं कि अगर वो वहाँ की शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, कि अगर वो वहाँ की शासन व्यवस्था के विरुद्ध है तो क्या है, शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, तो वहाँ के जो राजा है उस कविता को क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कविता होती है वो लोगों में क्रांति देने वाली होती है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाली होती है, लोगों को संघर्ष के खिलाफ खड़ा करने वाली होती है। तो ऐसी आवाज़ को दबाने का हक किसको होता है? वहाँ के राजा और शासक को। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि आपके पास इतना पावर है, आपका राज है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं प्रयास है अपने प्रयास को नहीं छोड़ूंगा, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए बार बार कहता ही रहूँगा। आगे की 2 पंक्तियाँ कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। तो गुलमोहर क्या है? अच्छा सा फूलदार वृक्ष होता है। बगीचे यानी इस समूचे देश के लिए, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गैर की गलियों में यानी दूसरे लोगों की या अपने ही समाज के लोगों की उन्नति या उत्थान के लिए। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अपने ही गुलमोहर यानी वृक्षों का जो ये बगीचा है, अपने ही यहाँ देश के जितने भी नागरिक हैं, अगर हम जिएं तो उनकी ही भलाई के लिए जिएं, और अगर कभी उनकी ही भलाई करते हुए उनके लिए
संघर्ष की अगर हम आवाज़ उठाते हुए अगर मर भी जाएं तो हमें इस बात का दुख नहीं होगा। हालांकि हम इस बात को ये ऐसे सोचेंगे कि हाँ, कि हमने अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने आसपास के भाई लोगों की सुख और समृद्धि के लिए क्या है प्रयास किया, और उसमें अगर हमारी जान भी चली जाए तो उस बात का हमें अफसोस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, गुलमोहर को इसका समृद्धि का, विकास का प्रतीक माना गया है। तो बच्चों इस गज़ल में अब तक क्या है, अनुप्रास अलंकार आ चुकी है। विशेष बात में इसकी भाषा सरल है, सहज है और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसमें अलंकार आया था, विरोधाभास अलंकार भी आया था। और अगर इसकी एक मेन बात देखें तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति भी है कि बात एक कही गई है लेकिन उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ दूसरा निकाला गया है। तो यहाँ पर विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसकी भाषा सरल, सहज और उर्दू के शब्दों से युक्त है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, विरोधाभास अलंकार भी है इसमें, और ये क्या है, प्रतीकार्थ अर्थ लिए हुए हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना और इसके अर्थ को अपनी नोटबुक में लिखना।